जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आज आप लोगों के सामने जो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल की। ओके, विश्व की भूगोल की इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। हम अगर बात करते हैं जो घटना चक्र की बुक आती है उसी से ये लिया गया है, जो कि जीएस पॉइंट के नाम से जो आती है और उसका ये चौथा संस्करण है। तो उसी चीज़ को, उसी बुक को हम लोग लेके उपस्थित है और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको देखना है सारी चीज़ें। ओके, चलिए सेशन को मैं यहीं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप अभी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और सेशन को जो है कि आप लाइक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो हमारा आत्मविश्वास बढ़े। तो चलिए आइए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है और कोटेशन बड़ा ही प्यारा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना का सीख लिया। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ ही नहीं है। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ ही नहीं है। अगर कोई भी इंसान होता है यार, सच में बहुत तकलीफ़ होती है। जिसको आज तक बताया है, जिस जिस जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने बहुत सताया है। यकीन मानो सबने बहुत सताया है। तो चलिए बने रहिएगा और हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं जो कि ब्रह्मांड के बारे में। ओके, सबसे पहले उत्पत्ति क्या होती है तो पहले हमें ब्रह्मांड ही समझना पड़ता है। अगर हम ब्रह्मांड ही नहीं समझ पाएंगे तो हमें क्या ही पता चलेगा। यूनिवर्स को समझना बहुत ही और ज़रूरी होता है। तो समान अवधारणा के तहत हम लोग एक एक बिंदु को देखते हुए चलेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखिएगा, ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन कि महाविस्फोटक सिद्धांत जो कि बिग बैंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये क्या है? तो ये है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसमें चर्चा की गई है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे हमारा जॉर्ज लेमेंतियर ने। ओके, वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? तो जो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है या फिर उसका प्रतिपादन कौन किए थे? तो जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। ओके, आगे चलते हैं। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें हमारा, तो हमारा उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, कभी आकाशगंगा कहते हैं, दूध मेलखा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। इन सारे नामों से हम अपने गैलेक्सी को पुकारते हैं, जिसमें जो आपको ऑप्शन में दिख जाए वो आप लगा दीजिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आकाशगंगा मिल्की वे विकृति है, मतलब उसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है, मतलब सर्पिलाकार के आकार की है। ओके, ब्रह्मांड वर्ष की अगर हम बात करते हैं कोमिस ईयर की, ओके, तो क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। मतलब जो गैलेक्सी होता है ना, जो ब्रह्मांड होता है, जो हमारा आकाशगंगा है ना, उसका भी क्या करता है? सूर्य परिक्रमा करता है। और जो सूर्य परिक्रमा करता है ना, उसमें एक परिक्रमा जो सूर्य करता है तो उसमें जितना समय लगता है उसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ओके, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, अभी हम क्या आगे पढ़े हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो जो हमारे आकाशगंगा है उसको जो सूर्य परिक्रमा लगाता है, जैसे क्या है देखिएगा, सूर्य है और उसके जो ग्रह 8 ग्रह हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सूर्य भी हमारे आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। ठीक है, लेकिन वो इतना स्लो करता है, इतना स्लो करता है कि हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप विश्व भूगोल या फिर ब्रह्मांड के बारे में अगर जानने की कोशिश करिएगा तो अगर उसमें कुछ कहेगा ना कि कुछ वर्ष, तो कुछ वर्ष जो होता है ना ब्रह्मांड में, वो करोड़ों सालों के आसपास वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ समय लगा, तो जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती है तो कुछ समय का मतलब होता है ना कि वो करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। जब सूर्य हमारी मंदाकिनी, जो हमारी आकाशगंगा का जब परिक्रमा करता है, तो जब एक चक्कर वो लगाता है ना, तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में। और अगर सूर्य की गति की अगर हम बात करेंगे
तो वो पृथ्वी से तेज है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूर्य कितनी तेज़ी से जो है कि गति करता है और एक चक्कर लगाने में जो है 22 से 25 करोड़ वर्ष लेता है। ओके, तो इस तरीके से भी ये चीज़ें हमें याद रखनी है। जब भी मैं ब्रह्मांड की बात करूँगा और उसमें अगर कुछ समय अगर मैं बोलूँगा तो आप लोगों को ये समझना है कि वो करोड़ों वर्ष की बात हो रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम है। ओके, तो क्या है, प्रोटो स्टार का निर्माण हुआ था सबसे पहले। ओके, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप से उसका क्या होता है, कलर हम देखते हैं। अगर वो तेजी से मतलब अत्यधिक ज्वलनशील है तो उसका जो कलर होगा ना वो थोड़ा नीले कलर का होगा। ओके, और अगर थोड़ा सा कम होगा तो वो लाल कलर का हो जाएगा। तो ऐसे उसके ताप से उसके कलर का निर्धारण करते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ओके, चंद्रशेखर सीमा ही हमें बताता है कि जो तारे, पहले तो क्या होता है गैलेक्सी में जो है कि ये लोग जो कि गैस के द्वारा इनका विलय होता है और इसमें हीलियम का विस्फोट होगा। ओके, हीलियम जो गैस में आग लगेगी और ये फिर क्या होगा, तारा जलेगा। फिर ये जैसे जैसे इसकी भी तो एनर्जी किसी न किसी दिन ख़त्म होगी। जब ये ख़त्म होता है तो अगर चंद्रशेखर सीमा जो है अगर वो उससे ऊपर है, उससे बड़ा है तो वो किस में आएगा, ठीक है। अगर उससे छोटा है तो वो किस में जाएगा। तो ऐसे भी इसका निर्धारण किया जाता है कि अगर वो ब्लैक होल में जाएगा, पुच्छल तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, इक्वेसर बनेगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसको भी हमें देख के चलना है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कृष्ण विवर। ओके, कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं। कृष्ण छिद्र जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन ही किया था चंद्रशेखर ने। ओके, इन्हीं का है जो कि चंद्रशेखर सीमा किया जाता है। अगर जो वजन है, जो उसका आकार है, अगर वो 1.44 कितना 1.44 से क्या है अधिक है तो वो ब्लैक होल की तरफ जाएगा। अगर इससे ये कम है तो ये पल्सर इक्वेसर की तरफ जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे है कथन दिया है। ओके, कथन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल यह सत्य बात है। ओके, आइए आगे चलते हैं। ओके, अगर हम कारण की बात करते हैं तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बीच से निकलने नहीं देता है। बिल्कुल जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व इतना होता है कि अगर जो एक ब्लैक होल की अगर हम बात करते हैं ना तो एक चम्मच कितना, एक चम्मच अगर हम वजन लेते हैं तो वो लगभग 16 हाथियों के आसपास के बराबर होता है। सोचिएगा कि कितना उसमें जो है कि घनिष्ठता होती है, घनत्व तो उसका कितना ज़्यादा होता है। अगर एक ब्लैक होल अगर पृथ्वी से टकराए ना तो पृथ्वी के चिथड़े चिथड़े फाड़ देगा। वो इतना कठोर होता है ब्लैक होल। उसकी जो डेंसिटी होती है ना, जो घनत्व होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि अब क्या ही बताएं मैं आपको। तो इतना जान जाइए कि जो ब्लैक होल होता है, कृष्ण छिद्र होता है, उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो काफ़ी प्रबल होता है। वो अपने बीच से प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से ए और आर दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है, उसका घनत्व क्या है, तो हम बताए हैं कि उसका घनत्व जो है कि काफ़ी उच्च होता है और वह एक मृत मतलब मरने के बाद तारा है, ठीक है, एक मृत तारा है, ठीक है, जो ब्लैक होल की तरह है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, सुपरनोवा। अगर सुपरनोवा की बात करते हैं तो यह एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारे मंडल, ठीक है, तारा जो मंडल होता है जो, ठीक है, अगर उसकी संख्या बात करते हैं तो 88 है। ओके, पल्सर, कृष्ण वीवर, ओके, क्वेसर और भंगुर तारा आदि हैं। तो ये खगोलीय वस्तुएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब चंद्रशेखर सीमा से उच्च है कि निम्न है। तो ये वही चंद्रशेखर सीमा है जो इन दोनों को क्लियर करता है। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता।
तो विटल स्टार नहीं पाया जाता, और जो है कि कृष्ण मास्टर भी नहीं पाया जाता। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, उसे नक्षत्र कहते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होती जा रही हैं, और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ओके, जिसमें हम लोग चीज़ों को जल्दी से कवर कर लेंगे। हर्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। तारे का क्या नाम था? तो तारे का आप नाम देखिएगा, विटल ग्यूअस। ओके, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश ब्याह काला, मतलब बिल्कुल काला दिखाई पड़ेगा, और तारे टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें उनको नहीं नजर आती है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा, जो अगर हम बात करते हैं तो 35% है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो 30% है, और अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो 15% है। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष इकाई की, तो ये दूरी का इकाई है। अगर प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है, तो इसमें हमें कितना देखने को मिलता है? ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो ये भी हमें याद करना है। ओके, चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे आप। ओके, आगे है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रच्छक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखना है तो वह अवस्थित होगा तो विषुवत रेखा पर, अगर वो है तो देखने को हमें मिल सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर केंद्र संकेत करते हैं वह होता है तो सप्तऋषि तारा होता है। सप्तऋषि तारा की हम पहचान कैसे करते हैं? तो बिल्कुल आप देखिएगा, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते होते हैं उसे हम सप्तऋषि तारा कहते हैं। इस वजह से आज का जो ब्रह्मांड का टॉपिक है मैं यही विराम करता हूँ। अब नए सेशन की स्टार्ट में सौरमंडल के साथ आपको अगले टॉपिक से करूँगा। ओके, तो ये टॉपिक नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, तो ये टॉपिक जो है ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा जो कि मैं अगले सेशन में आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।